एवरीवन, मैं राधेश्याम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। तो कल आप लोगों को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और SSC JEE में हमको फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने उसका फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, इंट्रोडक्शन। कल मैं आपको बताया था कि पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जिसमें से ये पहला पार्ट है जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। और इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है कल मैं बता दिया था, आज फिर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको सबसे पहले ये जानना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, अर्थात फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबका अपना अपना अलग अलग वेटेज होता है, अपना अलग अलग डिफिनीसन है, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग विशेषताएं हैं। उसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स की भी अपनी एक डिफिनीसन है। तो क्या डिफिनीसन है ये हम समझेंगे, फ्लूइड क्या है, मैकेनिक्स क्या है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जब तक आप फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप आगे के जो चैप्टर हैं उनको समझने में आपको दिक्कत आएंगी। तो इसलिए आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस चैप्टर को आप कभी मत छोड़िएगा यदि फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। तब यदि प्रॉपर्टी आप समझ लिए तो आपके आगे की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप रटते आते हो या आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए आगे का फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए ईजी हो जाए, इसलिए ज़रूरी है ये आपको समझना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं एक टॉपिक और बता देगा, उसी में पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड। इसी को हम लोग अलग से कहते हैं रियोलॉजी। रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड, ये आपकी अलग ये आपका अलग एक पार्ट ही है। तो इसके बारे में मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। फिलहाल चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी हम नोट्स PDF के फॉर्म में जिनको चाहिएगा मैं अपना लास्ट में अभी मोबाइल नंबर लिख दूंगा, आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे आप लोग जो है नोट्स आप मांग सकते हैं, मैं नोट्स आप लोग को भेज दूंगा। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ध्यान से समझिए फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है फ्लूइड और एक है मैकेनिक्स। फ्लूइड को समझने से पहले आप लोग सबसे पहले एक चीज समझिए, व्हाट इज मैटर। इसको हम लोग दो नाम देते हैं हिंदी में, एक कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। पहले ध्यान से समझिए फ्लूइड आया कहाँ से, आखिर फ्लूइड नाम जो है कहाँ से दिया गया, इसको समझिए। मैटर, आप लोग बचपन में 6 या 7th में इसके बारे में जिक्र किए होंगे कि मैटर क्या है। एक इजी भाषा में आप लोग पढ़े होंगे कि मैटर वह है जिसमें कुछ न कुछ भार होता हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, या कुछ स्पेस एक्युपाई करता हो, या हम उसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, या हम उसको महसूस कर सकते हैं। एक छोटी सी डिफिनीसन है मैटर की। मैं आपको एक नई डिफिनीसन जो है बता रहा हूँ एक मैटर की, जो आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिससे मिलकर संसार बना है वे सभी मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी देख लीजिए, आसपास बगल में आप देखेंगे बोर्ड है, कोई मनुष्य है, चाक, ये चाक है, कुछ भी आप आसपास देखेंगे वो सारा चीज़ मैटर है। तो आई होप मैटर की डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। क्या क्या परिभाषा देंगे फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पहला डिफिनीशन आप स्टैंडर्ड लिख सकते हैं कि वह जिसमें जो स्पेस एक्युपाई करता हो, जिसमें कुछ न कुछ मास होता हो या कुछ वेट होता हो, या जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं। तो अब आगे मैटर को क्या किया गया है, 3 भागों में क्लासीफाई कर दिया गया है। 3 भागों में पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं सॉलिड, जिसको ठोस कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग लिक्विड, जिसको द्रव, देखिए ये द्रव्य है, इसको बोलते हैं द्रव। ये थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और थर्ड है आपका गैस। तो ये आपके मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अब तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस आगे हम देखेंगे, लेकिन एक यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो फ्लूइड है वो इन दोनों को एक साथ कहते हैं, अर्थात लिक्विड और गैस को एक साथ हम लोग नाम देते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड की डिफिनीशन हम क्या यहाँ दे सकते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। मैटर का वह पार्ट, यानी पदार्थ का वह हिस्सा जिसमें फ्लोइंग की टेंडेंसी होती है, बहने की क्षमता होती है, यानी पदार्थ का वह भाग जिसमें बहने की क्षमता होती है, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लो क्या होता है ये समझ लीजिए, बहने की क्षमता, फ्लो किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैटर का कोई भी भाग होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब फ्लो का मतलब समझिए, फ्लो किसे कहते हैं। तो यदि मैटर का कोई भी पार्ट, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी समय के अनुसार वो अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, यानी टाइम के अनुसार उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि वह पार्ट आपका फ्लो कर रहा है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो टाइम के अनुसार फ्लो करते हैं या फ्लो कर सकते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो भी टाइम के साथ फ्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, ये स्वयं फ्लो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सॉलिड को हम लोग फ्लूइड नहीं कहते हैं, केवल लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहते हैं। तो आई होप फ्लूइड क्या होता है ये समझ में आ गया। तो फिर एक बार डिफिनीशन में आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पदार्थ का वह भाग जिसमें बहने की क्षमता होती है उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है फ्लूइड की डिफिनीशन में, वो भी मैं बता दे रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। कहिएगा क्या, पदार्थ का वह भाग जिस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर, टेंजेंशियल सोम में आपको बताया गया होगा, या शियर फोर्स अप्लाई करने पर, फ्लूइड का वह भाग जिसमें टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर उसमें कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो, अर्थात कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, उस पर शियर फोर्स आप लगाएंगे या टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो उसमें कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। आपका सॉलिड में कंटिन्यूअसली नहीं, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही डिफॉर्मेशन होगा, लगातार डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन लिक्विड और गैस की जब बात करते हैं तो इस पर यदि टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए तो इसमें कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। तो एक नई डिफिनीशन आपके पास फ्लूइड की आ जाएगी कि मैटर का वह पार्ट जिसमें टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड की दो डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा, मैटर की भी दो डिफिनीशन समझ में आ गई होगी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिर एक बार मैं फ्लूइड की परिभाषा बता देता हूं। पहला परिभाषा वो है, आप कहेगा कि पदार्थ का वह भाग जिसमें बहने की क्षमता होती है उसे फ्लूइड कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन सुन लीजिए, फ्लूइड किसी पदार्थ का वह भाग होता है जिस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। तो ये आपको आई होप फ्लूइड समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी कड़ी में थोड़ा सा मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इसको ध्यान से देखिए। फिर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स आपको बताऊंगा। चलिए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, और एक पार्ट में आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिख लीजिएगा लिक्विड और यहाँ पे लिख लीजिएगा गैस। कुछ चंद प्रॉपर्टी में इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या तीनों में डिफरेंस होता है, बाकी फ्लूइड के बारे में तो बता दिए। पहली बात पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है, तो आप परिभाषा इनकी भी बारे में बता सकते हैं। परिभाषा बचपन में पढ़े होंगे कि सॉलिड मैटर का वह पार्ट होता है जिसका शेप एंड साइज कांस्टेंट होता है। सॉलिड मैटर का वह पार्ट होता है जिसका शेप एंड साइज कांस्टेंट नहीं होता है, न तो इसका शेप फिक्स होता है न तो साइज। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ये भी आप पढ़े होंगे, और इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप एंड साइज भी फिक्स नहीं होता है। तो और गैस का न तो आपका वॉल्यूम फिक्स होता है, न तो शेप फिक्स होता है, न तो साइज फिक्स होता है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन शेप, नोट्स बना लीजिएगा, अर्थात इसका शेप जो होता है वो आपका डिफाइन होता है।
अब पूछा जाए लिक्विड का शेप, तो इसका कोई अपना शेप नहीं होता है, ये पढ़े होंगे, ये जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। यदि ग्लास में रखा जाएगा तो ग्लास का शेप लेगा, आप किसी अन्य बर्तन में रखेंगे तो उसका शेप ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब हो गया कि इसका शेप डिफाइन नहीं होता है। और गैस की बात करें तो इसका भी शेप डिफाइन नहीं होता है। दूसरा पार्ट बात करें, डिफाइन वैल्यूम, अर्थात इसका जो वैल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, इसका वैल्यूम चेंज नहीं होगा, या वैल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ इतना वैल्यूम है। इसका भी वैल्यूम की बात करें तो इसका वैल्यूम भी डिफाइन होता है। यदि ये 1 लीटर है तो ये हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो ग्लास में रखिए, चाहे किसी भी बॉटल में रखिए, किसी में भी, तो इसका भी वैल्यूम डिफाइन होता है, लेकिन गैस का वैल्यूम डिफाइन नहीं होता है। आप लोग नोट साथ साथ बनाते चलिएगा। तीसरा जो होता है हम लिख दें यहाँ पे, डिफाइन सरफेस एंड कांस्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। यानी इसका जो सरफेस होता है सॉलिड का वो डिफाइन होता है, आप सरफेस के बारे में बता सकते हैं हाँ ये इतना एरिया है, और वो कांस्टेंट होता है, इसका सरफेस जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। अब बात समझिएगा। लेकिन लिक्विड का यहाँ के बात करें तो इसका सरफेस तो डिफाइन होता है, आप पढ़े होंगे फ्लूइड का ऊपरी सरफेस होता है जिसपे सरफेस टेंशन पाया जाता है, बट नॉट कांस्टेंट। यानी वो सरफेस तो फिक्स है कि ऊपर सरफेस टेंशन होता है, लेकिन वो बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। और इसका न तो सरफेस ही होता है और कांस्टेंट की तो बात ही नहीं है। फिर चौथी बात कर दें, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं हम। इसमें क्या है देखिए, इस पर टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर तीनों फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तीनों फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यदि लिक्विड की बात करें तो इस पे टेंशन फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। आप ये मत कहिएगा सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन उसकी प्रॉपर्टी है, वो अलग है, और टेंशन फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो अलग होता है। तो एक बात याद रखिएगा, इस पे टेंशन फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है उस पे कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। वो कंप्रेशन फोर्स को वियर कर सकता है और शियर भी वियर कर सकता है। तो हम इसमें बात कर दें, ओनली कंप्रेशन एंड शियर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये लिख लीजिएगा, कर सकते हैं। और यहां इसकी बात कर दें, ओनली कंप्रेशन। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो गैस होता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी की का प्रॉपर्टी होती है, ये कंप्रेसिव फोर्स को वियर कर सकता है, लेकिन इसमें टेंशन और शियर को वियर करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आई होप ये 4 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। 5वां जो है हम यहीं पे बता देते हैं, ऊपर वाला आई होप नोट कर लिए होंगे, हम यहाँ पे इसको 5वां ऊपर कर देते हैं। फिर 5वां एक चीज पढ़े होंगे, सरफेस टेंशन। तो आपको मैं बता दूं, सॉलिड में सरफेस टेंशन नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी ओनली फॉर लिक्विड। यानी यहां पे लिख देते हैं सरफेस टेंशन अकर, यानी इसमें सरफेस टेंशन पाया जाता है और इसमें भी सरफेस टेंशन नहीं पाया जाता है। और एक 6 लास्ट आपको बता दूं, ज़्यादा बाकी अंदर आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो ज़रूरत है हम बात कर देते हैं विस्कोसिटी की। इसमें विस्कोसिटी नहीं पाई जाती है सॉलिड में, एक बात याद रखिएगा, लेकिन इन दोनों में विस्कोसिटी पाई जाती है। यानी विस्कोसिटी क्या है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आपके लिक्विड में भी पाई जाती है और गैस में भी पाई जाती है। तो ये बेसिक 6 डिफरेंस थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिक्विड और गैस इन दोनों को एक साथ फ्लूइड कहते हैं। तो आपको इस जब तक फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा तब तक आपको इन्हीं दोनों पे फोकस करना है, एक लिक्विड और एक गैस। और एक और आपको बात बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 99% आपका जो डिस्कशन होगा वो ओनली फॉर लिक्विड के बारे में होगा, गैस के बारे में कहीं 1-2 बातें जिक्र कर देंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो आपको अभी फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में हमने नहीं
नहीं बताया, अभी हम केवल समझ रहे थे फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड क्या है ये समझ में आ गया होगा, ये मैटर से आया है, कैसे आया है, ये सारी चीज़ें मैं बता दिया, नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। अब मैकेनिक्स किसे कहते हैं? देखिए मैकेनिक्स, ये आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर हो चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर हो, इसमें मैकेनिक्स के बारे में लोग डिस्कशन करते हैं। कोई पूछे मैकेनिक्स क्या है तो आप जो है ध्यान दिए होंगे, जैसे पूछा जाए आपका फिजिक्स क्या है, पूछा जाए केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, तो जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिफिनीशन देते हैं ठीक उसी प्रकार आप मैकेनिक्स की डिफिनीशन दे सकते हैं। जैसे पूछा जाए फिजिक्स क्या है तो आप कहते हैं यह विज्ञान की एक शाखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है, यह विज्ञान की शाखा है। उसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि मैकेनिक्स क्या है तो आप कहेंगे यह भी एक विज्ञान की शाखा है। फिजिक्स में क्या अध्ययन करते हैं ये भी आपको पता होगा, केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं ये भी आपको पता होगा। जैसे आप पढ़े होंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नेचर एवं नेचर में जो घटने वाली फिनोमिना है, जो प्रकृति में घटने वाली घटनाएं होती हैं, उन सब का एनालिसिस फिजिक्स में किया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो आप पढ़े होंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन, यानी परिवर्तन शब्द जहाँ आ जाता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई पूछे मैकेनिक्स क्या है तो आप डिफिनेशन देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स, एक बात समझ लीजिएगा, यानी जहां जहां फोर्स है वहां वहां मैकेनिक्स है। किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स एवं उस बॉडी पर उस फोर्स के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उस बॉडी पे उस फोर्स का उस बॉडी पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। जैसे किसी बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव कर गया, नहीं मूव किया, डिफॉर्म हो गया, इन सब का एनालिसिस जो किया जाता है वो मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो आई होप मैकेनिक्स की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्या परिभाषा देंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स और उस बॉडी पर उस फोर्स के इफेक्ट का एनालिसिस किया जाता है। तो अब मैकेनिक्स समझ गए, फ्लूइड समझ गए, तो अब आप समझ जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो अब आप नोट करिए फ्लूइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन। तो क्या परिभाषा देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए फ्लूइड और मैकेनिक्स में। देखिए कोई पूछे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है तो कहेंगे यह भी एक विज्ञान की शाखा ही है। कौन सी शाखा है, ध्यान समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी फ्लूइड के विराम अवस्था एवं गति अवस्था, यानी कोई फ्लूइड होगा चाहे वो आपका रेस्ट पोजीशन में हो चाहे वो मोशन में हो, उन दोनों दशाओं में वह किसी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे फ्लूइड भी आ गया और फ्लूइड के दोनों कंडीशन का अध्ययन करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, या तो हाइड्रोस्टैटिक या तो हाइड्रोकाइनेमेटिक या हाइड्रोडायनेमिक है आपका, यानी चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। जब कोई फ्लूइड चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वह दोनों दशाओं में किसी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, उस बॉडी पे उस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, या इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस फ्लूइड का बिहेवियर क्या होता है, इन सब का एनालिसिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। परिभाषा समझ में आई होगी। क्या लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फ्लूइड के रेस्ट पोजीशन या मोशन में प्रॉपर्टीज एवं व्यवहार तथा फ्लूइड द्वारा बॉडी पर लगाए गए फोर्स का तथा फोर्स के इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं।
इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं आएगा तो आप पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर दिख जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें हम बोलते ही हैं, थोड़ा सा लिखने में यदि समझ में नहीं आए तो थोड़ा देख लीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फ्लूइड के रेस्ट पोजीशन या मोशन में उसके प्रॉपर्टी एवं बिहेवियर तथा फ्लूइड द्वारा किसी बॉडी पर लगाए गए फोर्स या फोर्स के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं। उस विज्ञान की शाखा को या उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अरेंज कर लीजिएगा जो भी डिफिनेशन होगी। तो ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसमें मैं आपको बता दिया फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैटर से कैसे आया, मैटर के किस किस पार्ट को फ्लूइड कहते हैं, उनकी अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है। ये इतना फ्लूइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन है। अब यहाँ पे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को ख़त्म करता हूँ। अब इसके बाद आता हूँ इस टॉपिक ख़त्म करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं जब, तो कौन कौन से प्रॉपर्टी का हमको एनालिसिस करना है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब जो है क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बहुत सी डिफिनेशन है, सबके बारे में हम लिख दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, जैसे डेंसिटी। दूसरा है आपका वेट डेंसिटी। इनके और भी कुछ नाम है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। फोर्थ है आपका रिलेटिव डेंसिटी, या कुछ लोग इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर भी होता है, मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चार बेसिक है। इसके बाद आपको फिफ्थ क्या पढ़ना है? कोहेजन। सिक्स्थ एडेशन। सेवंथ सरफेस टेंशन। एट्थ कैपिलरी। कंप्रेसिबिलिटी। ये हैं 10th। अगले में मैं आपको बता देता हूं वेपर प्रेशर। एंड इसी में एक चीज़ मैं बता देता हूं, एक फिनोमिना है कैविटेशन। इसकी ज़रूरत आपको आगे बहुत पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैविटेशन को जनरली लड़के थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा कैविटेशन होता क्या है। आगे ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। 11th जो आ जाएगा आपका विस्कोसिटी। इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। चलिए इसको लिख दें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी। और 12th है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये जो है आपको इतनी डिफिनीशन आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये इतना पढ़ना है हमको, ध्यान दीजिएगा। आपको ये सभी प्रॉपर्टियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक आध छूट जाएगा तो आगे हम कंप्लीट कर देंगे। आई होप कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो आज आपको इस लेक्चर में ये 4 आपको कंप्लीट कराऊंगा आज। ये ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको
आगे बहुत सारी यूजेज होंगे इन्हीं सभी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा, एक एक के बारे में मैं क्लियर करूंगा, तब आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब लास्ट जो बचेगा आपका रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड, इसको भी मैं शार्ट में ही कंप्लीट करूंगा। और शार्ट का मतलब ये नहीं कि कोई मैटर कम करूंगा, हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, मैटर आपके पास जाना चाहिए। तो अब हम लोग आगे एक एक प्रॉपर्टी का एनालिसिस करेंगे। तो आज कोशिश करते हैं हम कम से कम 4 प्रॉपर्टी अच्छे से आप समझ जाएं, उनमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपका डेंसिटी। अब इसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो कभी कभी आपके एसएससी जेईई में या और भी अदर जेईई के एग्जामों में इसका अलग नाम दे देता है। तो सबसे पहले और आपको जानना है इसके 2 और नाम क्या हैं, ठीक है। हिंदी में तो घनत्व तो कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इसे मास डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, या एक नाम और है स्पेसिफिक मास। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि डेंसिटी को 2 नाम से और जाना जाता है, एक मास डेंसिटी और एक स्पेसिफिक मास के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कभी कभी आपका पूछ देगा स्पेसिफिक मास का आप यूनिट बताओ, तो आप सोचोगे ये कौन सी नई चीज़ है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसका एक अलग नाम ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको मास डेंसिटी और स्पेसिफिक नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव की बुक है खुरमी, उसमें अक्सर जो होता है इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक अलग कर देता है, तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं। और ये जो मेरा लेक्चर है वो कंपटीशन में, ये ध्यान दीजिएगा, नोट्स हमारा इस तरह होगा, आप खुरमी है और आर अघोर है और गुप्ता एंड गुप्ता है, इन तीनों को हम बेस्ड कर करके कोशिश करते हैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव छूटे ना। आप मेरा नोट्स पढ़ लीजिए तो आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके हो जाए। और बाकी एई जेईई के लिए भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करेंगे 90% तक आपका कोर्स कवर हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल ये जेईई के लिए है। चलिए, तो ये जो है आपको ये तो डेंसिटी क्या है, इसका 2 नाम और क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको क्या कहते हैं, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या देते हैं, ये कहते हैं ये m/v, अर्थात डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से इसकी डिफिनीशन भी दे देते हैं। मानी डिफिनीशन आपको कहीं जरूरत पड़ जाए लिखने की, कहीं यूपीबीटी की एग्जाम में, तो आप परिभाषा दे सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम पे किसी बॉडी में जो मास पाया जाता है वो उस बॉडी की डेंसिटी कहलाती है। जिस बॉडी का यूनिट वॉल्यूम लेंगे उसी बॉडी का मास लेना है तो उसी की आपको डेंसिटी मिलेगी। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा। या किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी मटेरियल ए की डेंसिटी आप फाइंड कर रहे हैं तो मटेरियल ए का मास लेंगे और मटेरियल ए का वॉल्यूम लेंगे। चलिए, ये तो डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखे होंगे, दोनों में रिलेशन की बात किया जाए तो वॉल्यूम यदि यहाँ पर बढ़ाया जाए तो डेंसिटी जाहिर सी बात है कम होगा, यदि मास को कांस्टेंट रखा जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ें मैं बता दिया हूँ। अब आपको थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि डेंसिटी का थोड़ा मैथमेटिकल डिफिनीशन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के डेंसिटी को अच्छे से समझाता हूँ। एज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेंसिटी को कैसे समझेंगे ये ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 बॉडी है, एक ये है और यहाँ एक बॉडी भी है। कंपटीशन में इन सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंपटीशन में केवल यही जानना जरूरी है। चलिए, दोनों बॉडी का वॉल्यूम सेम है, सपोज करिए, यानी ये सपोज करिए एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, दोनों का रेडियस सपोज करिए 3 मीटर है, सपोज करिए दोनों का 3 मीटर है। तो दोनों का वॉल्यूम यदि सेम है, अब बात करते हैं कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी किसकी कम होगी। तो हम इसमें मॉलिक्यूल्स देखेंगे, कौन कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल रखा है।
यानी दोनों सेम वॉल्यूम रखते हुए यदि मटेरियल ए के पास मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं इसकी अपेक्षा, तो जाहिर सी बात है इसका जो मास होगा एम ए वो ग्रेटर देन होगा एम बी। और यदि इसको कांस्टेंट रखते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये चीज़ें समझ में आ गया। एक चीज़ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक कमरा है, इस कमरे में 10 लोग हैं तो लोगों की अपेक्षा कमरे की डेंसिटी, यदि 20 लोग हो गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, 100 लोग हो गए तो डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो एक कांस्टेंट वैल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिससे बढ़ते जाते हैं या कोई मटेरियल जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखता है वो उसकी उतना ही अधिक क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो ये ईजी लैंग्वेज, आप डेंसिटी समझ गए होंगे, लेकिन कंपटीशन में इनकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो डेंसिटी की परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? किसी भी मटेरियल के मास और वॉल्यूम के रेशियो को ही डेंसिटी कहते हैं, या आप दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम पे जो मास होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। अब आते हैं इसके यूनिट पे, यानी इसकी यूनिट क्या है। तो आप समझिए डेंसिटी की यूनिट को समझने के लिए हमको मास की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट अलग अलग समझनी पड़ेगी, या डायरेक्ट पहले मैं बता देता हूं दोनों की यूनिट क्या है। मास को आप लिखते हैं इसका यूनिट केजी में, इसका लिखते हैं मीटर क्यूब। तो हम सबसे पहला आपको लिख देते हैं किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड आपका यूनिट होता है किसका, डेंसिटी का। दूसरा एक और आपका एक बार डीआरडीओ में पूछ दिया था, इसी को आप एसआई में चेंज करिए। तो आपको मैं एक बात बता दूं, न्यूटन के रूप में पूछा हुआ था इसकी डेंसिटी, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से केजी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1 केजी इक्वल टू 1 न्यूटन, ये इधर आएगा तो सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर। इसको इसमें केजी की जगह पे जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक और आपको यूनिट मिलेगी न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर। एक आ जाएगा मीटर क्यूब मिलकर के मीटर पे पावर 4। तो ये दोनों यूनिट आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट है, पहला केजी पर मीटर क्यूब और दूसरा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पे पावर 4। अब इसी को सीजीएस में ले जाए तो किग्रा को ग्राम में बदल लीजिएगा, मीटर को सीसी या सेंटीमीटर क्यूब में बदल लीजिएगा। तो एक और यूनिट होती है इसकी ग्राम प्रति सीसी। तो आई होप यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आगे जरूरत पड़ेगा इसी में वॉल्यूम की यूनिट की, वॉल्यूम की यूनिट। तो वॉल्यूम की यूनिट थोड़ा बता देते हैं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, पहला आपको पड़ेगा मीटर क्यूब का, दूसरा आपको पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब का, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा लीटर का। अर्थात लीटर भी जो है आपका यूनिट होती है किसका, वॉल्यूम का। अब इन तीनों में रिलेशन एक बता देते हैं आपको, 1 लीटर, अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं कि 1 लीटर में जो है आपका कितना जो है मीटर क्यूब होता है, कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मीटर क्यूब की बात करते हैं बेटा तो 10 टू द पावर माइनस मीटर क्यूब हो जाएगा, और जब सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो ये 10 टू द पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, या आप लिख सकते हो 10 टू द पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम की यूनिट हो गई। तो आई होप डेंसिटी क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, 3 यूनिट याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी, केजी पर मीटर क्यूब, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पे पावर 4, फिर ग्राम प्रति सीसी, या आपको अलग से वॉल्यूम की यूनिट चाहिए तो ये याद रखिएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, या लीटर में क्या रिलेशन होता है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का क्या डिफिनीशन होता है, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी क्या यूनिट होती है, ये सारी चीज़ों को आपने देखा। थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट डेंसिटी। डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करूंगा। ज़्यादा टेम्परेचर की बात आपसे पूछता है तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक मिनट में ध्यान से समझिए। ये है आपका टेम्परेचर, यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम, और यहाँ पे लिख देते हैं आपको डेंसिटी रो। तो आप पढ़े होंगे रो बराबर होता है m/v,
मास को यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट रखते हुए डिफाइन करेंगे, ये बात याद रखिएगा। वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, ये आपको पता है, और यदि वॉल्यूम घटेगा, बात समझिएगा, तो डेंसिटी क्या होगा आपका बढ़ेगा। यानी आपका यदि ऐसे लिख देते हैं बारी बारी से, डेंसिटी बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा, ये बात समझिएगा। डेंसिटी घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर की जब बात करते हैं, यानी कोई भी आपका लिक्विड है, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर लिक्विड, गैस की नहीं, फॉर लिक्विड। यदि कोई लिक्विड है उसके टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करें तो आप पाओगे क्या, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में दूर जाने लगते हैं। तो जब दूर जाने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में इनके इंक्रीजिंग होगा, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अभी आपको जब बताया है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका अपोजिट कर लीजिएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन आप मतलब जानते रहेगा कि कहीं किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। बट फॉर वाटर, यानी वाटर के लिए कुछ ये रूल जो होता है कुछ दूर तक ये लागू नहीं होता है, कुछ अपवाद होता है थोड़ा सा, बाकी जगह तो लागू होता ही है। वाटर के लिए एक अपना अलग थोड़ा सा स्टैंडर्ड चलता है टेम्परेचर के प्रभाव का। क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ले लीजिए आप 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बीच में बता देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि टेम्परेचर का किस तरह वाटर पे वेरिएशन होता है, ठीक है, या टेम्परेचर की वेरिएशन से वाटर की डेंसिटी का क्या वेरिएशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, और ये सत्य भी हर एक लिक्विड के लिए, वाटर के लिए थोड़ा सा अपवाद पाया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घट गया। लेकिन आप पाओगे क्या, यदि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है और यदि इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम बढ़ने के बजाय वॉल्यूम घटने लगता है। यानी इधर से जैसे जैसे चलेंगे, ऐसे चलने का मतलब है कि अब 0 से 1 2 3 4 हम टेम्परेचर नहीं, तो 1 2 3 मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। इधर से जब चलेंगे तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 0 और 4 के बीच में वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, उसकी बजाय ये घटता है। अब क्या है, इसका थोड़ा बॉन्डिंग प्रक्रिया होती है, वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, उसको भी डिटेल आप समझ सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बताते हैं, कंपटीशन देना, ध्यान दीजिएगा। तो जब जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होने लगेगा, आपका बढ़ने लगेगा। तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इस पे जाते जाते इसका जो डेंसिटी होता है वो अपने मैक्सिमम मान पे पहुंच जाता है। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, तो आप पढ़ेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्यों होता है, यदि ऐसा नहीं होता, यदि लिक्विड की तरह होता तो ये वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब ज्यों ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ेंगे तो वाटर भी सभी लिक्विड की तरह बिहेवियर करने लगता है। सभी लिक्विड की तरह बिहेवियर करने का मतलब क्या है कि फिर यदि आगे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो आपका, या ऐसे चलते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और जो डेंसिटी होती है वो फिर घटने लगता है। तो ये बात आई होप समझ में आ गया होगा कि ये 0 और 4 के बीच थोड़ा सा वेरिएशन अलग है, इसलिए इसके बीच जब क्वेश्चन बन जाता है तो लड़के इसी तरह परिभाषा मतलब जो है वो समझते हुए गलत कर देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी वाटर का कितने डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये कितनी होती है, ये एक्चुअल तो होती है आपका 9 जो है आपका 999 लगभग दशमलव, यानी 999.97 ये किग्रा प्रति मीटर क्यूब होती है। लेकिन कैलकुलेशन में ईजी हो इसके लिए इसको हम लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखते हैं। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होती है। ये बात आप याद रखिएगा। तो पूछा जाए वॉल्यूम कितना होता है इस पे, तो वॉल्यूम सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें, यदि किसी वाटर का टेम्परेचर
यदि किसी वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाए, यानी वो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे है और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाए, तो डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डेंसिटी बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? लिख देते हैं, बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, न तो बढ़ेगा न ही घटेगा, और चौथा नॉन ऑफ दीज, ये लिख सकते हैं आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका मैक्सिमम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से इधर आएंगे चाहे उधर आएंगे, दोनों तरफ इसकी जो डेंसिटी होती है वो आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आप वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो घटेगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको देते हैं। पूछा जाए ये कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा भी पानी और बढ़ा दे तो हल्का सा भी पानी बढ़ा दे तो ये बाहर आ जाएगा। ये कंटेनर है और ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। अब पूछा जाए ये 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर दे, तो बताइए ये वाटर जो होता है वो बाहर आ जाएगा या इसी बाहर ना आते हुए कम हो जाएगा इसका लेवल, या एक समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे, यानी टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये 4 डिग्री सेल्सियस का जो लॉजिक है थोड़ा सा अलग होता है। जब आप 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 4 से 0 की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा, और जो ही वॉल्यूम बढ़ेगा 4 डिग्री से जो कम करेंगे तो ये जो वाटर होगा वो स्पिल्ड आउट हो जाएगा, अर्थात यहाँ से कंटेनर से बाहर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आप जानते रहेगा, 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसको समझने के लिए ये 2 ऑब्जेक्टिव आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये आई होप नोट कर लीजिएगा, इसका उल्टा भी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग आई होप डेंसिटी के बारे में इतना समझ गए होंगे, डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा आगे लेंदी न बढ़ाते हुए हम जो है आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्रेशर का इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेशर का इफेक्ट आप पढ़े होंगे, किसी लिक्विड पर यदि प्रेशर का जो मान यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। तो लिक्विड पे प्रेशर का मान बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। लेकिन जब वाटर की बात करते हैं तो फिर हम आप जो वाटर की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा कि वाटर पे प्रेशर का बहुत कम इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि रूल लागू नहीं होता है या इसे अलग है, रूल तो यही लागू होगा, लेकिन बहुत कम इफेक्ट होने की वजह से वाटर को जनरली हम लोग इनकम्प्रेसिबल की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आगे जब हम कंप्रेसिबिलिटी टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमें प्रूव करके बताऊंगा कि वाटर में भी कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। कितनी होती है? इतना कम कि उसको नगण्य माना जा सकता है। तो इसलिए हम लोग प्रेशर के इफेक्ट को उतना नहीं मानते हैं वाटर पे, लेकिन ये रूल याद रखिएगा कि प्रेशर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए अब इसके हम बात करें, 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला डेंसिटी ऑफ वाटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आपका, याद रखिएगा 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, या सीजीएस में पूछा जाए तो 1 ग्राम प्रति सीसी। ये 2 मान आप याद रखिएगा। इसी में एक चीज और पूछ देता है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, समुद्री जल का डेंसिटी कितना होता है? तो इससे थोड़ा सा अधिक होता है, ये जो है आपका किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो ये जो है आपका 1030 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, अर्थात इससे अधिक। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि सी वाटर, ये आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा सी वाटर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक होता है कि कम होता है। तो याद रखिएगा कि सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं इसी का आगे क्रम में, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। पारे का क्या डेंसिटी होता है? तो आप पढ़े होंगे
13,600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, अर्थात इसी का सबसे अधिक होता है आपका क्या, मरकरी का डेंसिटी। लिक्विड में सबसे ज़्यादा पूछा जाए किसका होता है, तो आप याद रखिएगा मरकरी की डेंसिटी अधिक होती है। तो ये इतना डेंसिटी के बारे में सफिशिएंट है, ये आप नोट कर लेंगे। तो एसएससी जेई में आपका डेंसिटी से रिलेटेड यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी नहीं पूछे जाएंगे। आगे हम आपको अब पढ़ाते हैं जो है, तो आगे जो है अगला डेंसिटी के बारे में इतना क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आपको मैं डेंसिटी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। आगे हम लोग लेके चलते हैं दूसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपका दूसरी प्रॉपर्टी वेट डेंसिटी। इसको भार घनत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या इसको स्पेसिफिक वेट भी कह सकते हैं। इसका नाम आप देख सकते हैं स्पेसिफिक वेट, इसे वेट भी कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग स्मॉल w या कुछ लोग ओमेगा भी कहते हैं। तो जनरली स्मॉल w है कि इसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डिफिनीशन क्या होती है बेटा, कैपिटल W अपान V, यानी डेंसिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, अर्थात वेट डेंसिटी बराबर वेट अपान वॉल्यूम। अर्थात जिस बॉडी का आपको वेट डेंसिटी चाहिए उसका वेट लीजिए और उसका वॉल्यूम लीजिए, दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी कहते हैं। अब आपको बता दें सॉइल मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी सॉइल मैकेनिक्स में इसी को हम लोग यूनिट वेट के नाम से जानते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में इसी को यूनिट वेट के नाम से जानते हैं और उसको वहाँ पर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्यों नाम बदल गया है। अर्थात अब यूनिट वेट पूछे क्या है तो भी आपका हो जाएगा वेट अपन वॉल्यूम। जैसे आपका वेट डेंसिटी है तो उसको यूनिट वेट अपन वॉल्यूम कहते हैं, वैसे सॉइल मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसी का एक अलग नाम होता है यूनिट वेट, और रिप्रेजेंटर हो जाता है आपका गामा रिप्रेजेंटेशन। तो ये बात है, ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं बेटा। डिफिनेशन तो आप लोग नोट कर लेंगे, क्या परिभाषा देंगे, किसी पदार्थ के या किसी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम पे जो उसका वेट होता है वो उसकी वेट डेंसिटी कहलाती है। तो यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वेट की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट के रेशियो के बराबर होगा। तो वेट की जो यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं न्यूटन और दूसरा आपका वेट का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो एक परिभाषा न्यूटन पर मीटर क्यूब और दूसरा kgf पर मीटर क्यूब भी इसको लिखते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड आपकी यूनिट याद रखिएगा। अब न्यूटन और केजीएफ में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या रिलेशन होता है। 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन, यानी 1 किग्रा भार बराबर 9.81 न्यूटन होता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यदि आपका डेंसिटी का मान पता है तो उससे वेट डेंसिटी भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देता है कि ये मटेरियल इसका वॉल्यूम इतना है, इसका मास इतना है, इसका वेट इतना है, डेंसिटी भी निकालिए, वेट डेंसिटी भी निकालिए। तो हम लोग डेंसिटी का अलग फार्मूला रखते हैं, वेट डेंसिटी का अलग फार्मूला रखते हैं। हमको अलग अलग फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ी तो डेंसिटी यदि हम लोग निकाल लिए तो हम उसी के फार्मूले से वेट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा रिलेशन पढ़ेंगे, क्या रिलेशन होता है वेट डेंसिटी और डेंसिटी में। तो यहां पर एक अलग स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रो एंड स्मॉल डब्लू। ये थोड़ा सा हम लोग आपको बता देते हैं क्या दोनों में रिलेशन होता है। चलिए, आप लोग जानते हैं स्मॉल डब्लू बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्लू अपान वी। फिर आपको डब्लू वेट है, डब्लू बराबर क्या पढ़े होंगे, mg। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, mg अपान v। अब m अपान v को अभी हम लोग पढ़े हैं, मास अपान वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रो और ये हो गया g। तो आपका क्या रिलेशन आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसका अक्सर अगले चैप्टर में यूज होगा जब हम आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे या और भी आगे यूज होगा। यानी डेंसिटी मिल जाए, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल डब्लू का मान मिल जाता है, अर्थात वेट डेंसिटी का मान मिल जाता है। या आपको वेट डेंसिटी मिल जाए, उसमें आपको जी से डिवाइड करके डेंसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहाँ से इसकी यूनिट और इसका जो मान होता है वाटर के लिए, ये थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। जैसे वाटर का जो रो का मान है आप लोग जाना 1000, उसी तरह वाटर के यूनिट वेट का मान या यूँ कहें वेट डेंसिटी का मान कितना होता है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो करना कुछ नहीं है, हम इसकी वैल्यू जान रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जी का मान हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इसको भी रख दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसकी वैल्यू यदि प्राप्त करना हो तो इसका मान पुट करिए, वह ऊपर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए स्मॉल w बराबर रो जी। रो की वैल्यू कितनी पढ़े हैं बेटा? 1000, 10³ क्या मान है इसका? मात्रक बताइए, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और इंटू जी का मान कितना आप लोग जानते हैं? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दो वैल्यू आप जानते हैं। अब हम इसको एक तरफ ले लेते हैं, 9.81 इंटू 10³ और मात्रा को एक साथ लेते हैं, किग्रा प्रति मीटर क्यूब इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या कितने लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर खोजते रहते हैं, यूनिट बनता ही नहीं है। तो आप लोग कुछ कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। तो आप पढ़ेंगे क्या, शुरू में भी बताएं, न्यूटन, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, मीटर क्यूब का मीटर क्यूब रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका 9.81 इंटू 10³ इतने को मिला करके न्यूटन हो गया और प्रति मीटर क्यूब हो गया। और एक बात और मैं बता दूं, 10³ न्यूटन को हम लोग 1 किलो न्यूटन भी लिखते हैं। तो वैल्यू आ गई 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब कहेंगे सर ये इतना बताएं क्यों, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्सर लड़के कन्फ्यूज रहते हैं सॉइल मैकेनिक्स में ही। अभी कह दे कि बताइए यूनिट वेट की वैल्यू क्या होती है, तो लोग कहते हैं 1, गामा की वैल्यू हमेशा 1 कहाँ होती है उसको ध्यान देना है, और ये 9.81 कहाँ होती है इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो आपका जब किलो न्यूटन में पूछे तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर की होती है, वो डेंसिटी का 1 होता है, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको वेट डेंसिटी भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आप लोग इतनी 2 प्रॉपर्टियाँ तो अच्छे से देख लिए होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं जिसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये ऑब्जेक्टिव की बुकों में ये इन सब पे छोटे छोटे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या देते हैं, 1/डेंसिटी, या आप कह सकते हो डेंसिटी को जानते हो मास अपन वॉल्यूम, तो हो जाएगा वॉल्यूम अपन मास। तो कोई पूछे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो आप जस्ट कह सकते हो कि किसी भी फ्लूइड या किसी मटेरियल के डेंसिटी के रेसिप्रोकल को, अर्थात डेंसिटी का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम करते हैं। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होगा डेंसिटी के यूनिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब प्रति किग्रा। या डेंसिटी की यूनिट और क्या बताए थे, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पे पावर 4, तो इसका हो जाएगा मीटर पे पावर 4 अपॉन न्यूटन सेकेंड स्क्वायर। या आप अपने अनुसार भी और भी यूनिट आप दे सकते हैं, जो डेंसिटी की यूनिट हमने दिया था उसका जस्ट उल्टा कर करके आप लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट निकाल लीजिएगा। चलिए, तो अब आपको इसमें भी एक चीज समझ में आ गया था कि रो निकाल लें, तो इससे स्मॉल w निकाल सकते हैं। कैसे, स्मॉल w बराबर रो जी से, और उसी साथ पूछ दे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अभी तक के एनालिसिस इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि एक वैल्यू हमको मिल जाए, चाहे वो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो बाकी दोनों निकाल सकते हैं, डेंसिटी या वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी मिल जाए तो हम डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मतलब इन तीनों में आपस में एक दूसरे से रिलेशन मिल गया है। अब लास्ट टॉपिक जो है आज के लेक्चर का, आज बताते हैं, जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसका यूज आगे जो है आपका होता रहेगा, रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को कहीं कहीं लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, बता देते हैं क्या अंतर है, इसको ध्यान से देखिए। कोई पूछे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव डेंसिटी जब हमको
किन्हीं दो लिक्विड के डेंसिटी का या किसी दो पदार्थों के डेंसिटी का आपस में कंपैरिजन करना होता है कि किसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी किसकी अपेक्षा कितना कम है, तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव डेंसिटी। फिर से बता देते हैं कि जहाँ पे दो लिक्विड या दो मटेरियल के डेंसिटी का एक दूसरे से कंपैरिजन करना होता है कि किसकी डेंसिटी किसकी अपेक्षा कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव डेंसिटी की। अर्थात एक बात मैं आपको बता दूँ कि रिलेटिव डेंसिटी की डिफिनीशन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। इसे कैपिटल यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कैपिटल यस से लिखते हैं। अन्य जगहों पे इसकी रिप्रेजेंटेशन बदल भी सकती है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में याद रखिएगा इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यस की डिफिनीशन क्या होगी, सपोज करिएगा, यानी हम पूछें मटेरियल ए की रिलेटिव डेंसिटी, अर्थात यस, मटेरियल ए की यस आप पूछिए मतलब कितना होगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। यानी जब हमको यस मटेरियल ए का यस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ए, मटेरियल ए, अर्थात जिसका आपको यस चाहिए उसी की डेंसिटी ले लीजिए। अब आपको ये जानना हो कि इसकी डेंसिटी किस मटेरियल की डेंसिटी से कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, उसको नीचे ले लीजिए। तो अब देखिए, सपोज करिए हम बी से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल बी। तो अब यस ए अर्थात ए की रिलेटिव डेंसिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो ए अर्थात ए की डेंसिटी और अपान रो बी अर्थात बी की डेंसिटी, यानी जिसके रिस्पेक्ट में आपको इसकी कंपैरिजन करनी है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डिफिनीशन रिलेटिव डेंसिटी की। लेकिन जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसमें एक कंडीशन आ जाता है कि जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो यहाँ पे आपको श्योर है स्टैंडर्ड मटेरियल लेना पड़ता है, और ये स्टैंडर्ड मटेरियल लिया जा चुका है या हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है, इसको देखिए, तो जब हमको पूछा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, तो आप कहेंगे कि किसी मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी उसी मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी के रेशियो के बराबर होती है। अर्थात आप एक चीज याद रखेंगे, जब किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो आप जो तुलना करेंगे वो आप वाटर से करेंगे। ये कहीं कहीं अपवाद होता है, जब आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं निकालते हैं, फिलहाल वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे फोकस करिएगा, जब कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आएगी तो वाटर से ही तुलना करना है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं ऐसे सी डॉट जी डॉट लिखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए पूछ दिया जाए क्या होता है, तो आप कहेंगे डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ डब्लू, अर्थात वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। अर्थात आपको ये चीज समझ में आ गया होगा रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। अर्थात जब रिलेटिव डेंसिटी हमको निकालना होता है तो किन्हीं भी दो मटेरियल को आपस में तुलना कर सकते हैं, ये वाटर भी हो सकता है। लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आती है तो हमेशा आप वाटर के ही रिस्पेक्ट में हम किसी भी डेंसिटी का कंपेरिजन करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अब ये डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस मटेरियल का हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए या जिस मटेरियल का हमको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, उसी मटेरियल के डेंसिटी में हम उससे डिवाइड करते हैं जिसका हमको चाहिए। अब बात समझिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम आपको बताए थे, सपोज करिए हम लोग मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो कितना आपको बताया था, मैं ये बताया था आपको
13,600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और वाटर का कितना बताया था 1000। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा Cg ऑफ रोयम मर्क्यूरी बता देते हैं, ये आ जाएगा 13.6। तो ये इसको देखने से क्या आपको लग रहा है, क्या इससे समझे हैं? यानी कहीं कोई कह दे कि मरकरी का जो Cg है 13.6, इसका मतलब हुआ कि ये वाटर की अपेक्षा 13.6 गुना भारी है, अर्थात इसकी जो डेंसिटी है वो 13.6 गुना ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? वाटर की। उसी प्रकार हम कह दें कि कहीं किसी केरोसिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है, तो जब 0.8 हो जाएगा यानी 1 से जब कम हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि वाटर की डेंसिटी उसकी डेंसिटी कम है। और जब किसी भी मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब वाटर की अपेक्षा उसकी डेंसिटी अधिक है। और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है, इसका मतलब होता है वाटर की अपेक्षा उसकी डेंसिटी कम होती है। अब वाटर की ही पूछ लिया जाए कि वाटर का क्या होगा Cg, अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, और नीचे भी लेना पड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, और कैंसिल आउट हो जाएगा और मान आएगा 1। तो अर्थात एक चीज़ और आपको समझना है कि कोई पूछ दे किसी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी या वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो आप कहेंगे कितना होता है? 1 होता है। तो आई होप आपको रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है कि दो पदार्थों के या दो लिक्विड के डेंसिटी का आपस में तुलना करना कि वो उसकी डेंसिटी कितना भारी है। तो आपको यदि ए मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो ए मटेरियल की डेंसिटी और किसी स्टैंडर्ड मटेरियल के डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि इसकी डेंसिटी इसकी अपेक्षा कितना भारी अथवा कम है। लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम उसकी तुलना केवल हमेशा वाटर से ही करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कल इसी के जस्ट बाद आगे जितनी प्रॉपर्टियां हैं उसको हम लेकर के आपके सामने आएंगे, और जो है ये मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली सीरीज में कल। बाय।